प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला के ही अंतर्गत एक लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में पहला और दूसरा प्रश्न होता है, जो 10 नंबर का होता है, पूछा जाता है, उसमें कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये लघु उत्तरीय प्रश्न उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में भी पूछे जाते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। इसलिए इस लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला का भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों को आपको बताएंगे, समझाएंगे, जिससे आपके प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों की अच्छी तैयारी होती रहे और आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम अपनी प्रश्न श्रृंखला की तरफ चलते हैं। सामान्य प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला के पहला प्रश्न है, हिंदी काव्य साहित्य के विविध कालों का समय बताइए। अर्थात हिंदी काव्य साहित्य को जितने कालों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनकी समय सीमा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जाता है। आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, इसकी समय सीमा है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। इसके अतिरिक्त आप ये भी जानिए कि इसकी समय सीमा कभी कभी लिखी जाती है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी भी मानी जाती है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन दिया गया है वो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक लिखा गया है। आप इन दोनों में से किसी को भी याद कर सकते हो और लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण काल है पूर्व मध्य काल, या जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी, या आप ये भी लिख सकते हो कि 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तो आदिकाल की समय सीमा 743 से 1343 या 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। मध्यकाल या भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल की समय सीमा 1318 से 1643 या 1343 से 1643, जो भी आपको याद हो जाए आसानी से याद कर लीजिए और लिख सकते हैं। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा 1643 से 1843 ईस्वी। और आधुनिक काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है, इसकी समय सीमा 1843 ईस्वी से अब तक उपर्युक्त काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कविता के वाह्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। कविता के वाह्य तत्व क्या होते हैं? तो प्रिय छात्रों, कविता के वाह्य तत्व होते हैं लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा तथा अलंकार, जो बाहरी रूप से दिखाई पड़ते हैं। लय, तुक दोनों से जिससे छंद को गाया जाता है, छंद, शब्द योजना किस प्रकार से है, चित्रात्मक भाषा तथा अलंकार एक कविता के वाह्य तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के आंतरिक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रिय छात्रों, कविता के आंतरिक तत्व हैं अनुभूति की व्यापकता। कोई कविता आपको अपने शब्दार्थ की कितनी व्यापकता से अनुभूति कराती है। कल्पना की उड़ान, कवि ने कविता में कितनी अधिक अपनी कल्पना समाहित किया है। रसात्मकता और सौंदर्य बोध और भावों का उदात्तीकरण, भाव कितने उदात्त रूप से उस कविता में व्यक्त हुए हैं। तो ये आंतरिक तत्व हैं कविता के, अनुभूति की व्यापकता, कल्पना की उड़ान, रसात्मकता और सौंदर्य बोध तथा भावों का उदात्तीकरण। अगला प्रश्न है,
हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम लिखिए। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम क्या हैं। तो आप लोग जान गए हो कि पहला काल वीर गाथा काल या जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। दूसरा भक्ति काल है जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। तीसरा रीतिकाल है जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। और चौथा आधुनिक काल या जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रिय छात्रों, काव्य के दो भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। दो भेद काव्य के होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। अब इस पर फिर प्रश्न बनता है कि श्रव्य काव्य में कौन कौन से भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य में दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य अर्थात जैसे महाभारत, रामायण, महाकाव्य और खंड काव्य जिसके अंतर्गत आते हैं। मुक्तक जो छोटे छोटे छंद होते हैं जैसे दोहा है, तो ये मुक्तक होते हैं। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य का अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दृश्य काव्य रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, अर्थात जिसे हम देख सकें नाटकों में, जैसे कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दृश्य काव्य जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, जबकि श्रव्य काव्य का अभिनय नहीं किया जा सकता। दृश्य काव्य का आनंद उसे देखकर अथवा सुनकर लिया जा सकता है, जबकि श्रव्य काव्य का आनंद केवल सुनकर ही लिया जा सकता है। तो ये दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के अंतर हैं। अगला प्रश्न है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य प्रिय छात्रों जैसा बताया गया, काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य, ये प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है? महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। तो महाकाव्य में कथा में जीवन का सर्वांगीण झांकी होती है, जैसे पृथ्वीराज रासो हुआ, रामचरितमानस हुआ, पद्मावत हुआ, ये सब महाकाव्य हैं जिसमें जीवन की सर्वांगीण, जीवन के सब अंगों की झांकी होती है। जबकि खंड काव्य में केवल जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है, जैसे आपका मुक्त यज्ञ खंड काव्य है आपके सिलेबस में। तो मुक्त यज्ञ खंड काव्य जो है उसमें केवल महात्मा गांधी के जीवन के एक अंग का चित्रण, अर्थात उन्होंने भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार से दिलाई उसका चित्रण, केवल एक अंग का चित्रण है। महाकाव्य की विस्तृत कथा वस्तु पर अनेक खंड काव्य लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो दो महाकाव्यों के नाम, एक हो गया तुलसीदास जी का रामचरितमानस और एक जयशंकर प्रसाद की कामायनी। आप याद रखिए, लिख सकते हो। और भी महाकाव्य याद कर सकते हो जो आपके सिलेबस में ही है। साकेत एक महाकाव्य है, कामायनी एक महाकाव्य है, प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, रामचरितमानस आपके सिलेबस में है, महाकाव्य है, पद्मावत आपके सिलेबस में महाकाव्य है। तो इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो दो खंड काव्य जयद्रथ वध हो गया, हल्दी घाटी हो गया, हाँ आपके, और जो रश्मिरथी है इसको भी याद रखिए, मुक्त यज्ञ है इसको याद रखिए। तो इस तरह से खंड काव्य हैं, इनके नाम आपको जुबान पर याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, हिंदी के आदिकाल का समय निर्देश कीजिए और हिंदी का प्रथम कवि का नाम बताइए। तो प्रिय छात्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जाता है और सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आप लोगों को हम ये सब पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, उनका रचना काल कब से प्रारंभ हुआ? तो हिंदी का प्रथम कवि आप जानते ही हो सरापा को माना जाता है, उनका रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कुछ विद्वान हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबर दाई को भी मानते हैं, लेकिन इसको आप लोग बिल्कुल गलत मानिएगा। हिंदी का प्रथम कवि सरापा को ही माना जाता है और उनका रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, या आदिकाल की रचनाओं में से दो प्रमुख काव्य कृतियों को लिखिए, काव्य प्रवृत्तियां लिखिए। तो इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि अर्थात इसमें पूछा जा रहा है कि आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो ये 5-6 प्रवृत्तियां हैं, आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकोगे। इनको ध्यान रखिए कि आदिकाल में अधिकांश रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो आदि। इनमें आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। दूसरी विशेषता है इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। फिर युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है। काव्य शैलियों में प्रबंध और गीत शैलियों का प्रयोग मिलता है और सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव मिलता है। तो ये आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई, इनको आप याद रखिए। पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में कि आदिकाल की प्रमुख किन्हीं दो प्रवृत्तियों को बताइए। तो 6 प्रवृत्तियां हैं, इनमें 2 को आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि आदिकाल या वीरगाथा काल के प्रमुख कवियों और उनकी कृतियों का नाम बताइए, या आदिकाल के रचनाकार हैं या आदिकाल के 2 रचनाकारों का नाम लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आदिकाल के किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम या 3 रचनाकारों के नाम या प्रमुख कवियों उनकी कृतियों के नाम बताइए। तो आप इसको याद रखिए कि आदिकाल वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। चंद्रबरदाई का क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। दलपत विजय की रचना है खुमान रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो या जिसे आल्ह खंड भी कहते हैं। विद्यापत की रचना है पदावली। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। स्वयंभू का पौमचर्यु। धनपाल का भविष्यत कथा। जोइंदू का परमात्म प्रकाश। पुष्पदंत का उत्तर पुराण और अमीर खुसरो की फुटकर रचनाएं जिसमें पहेलियां और मुकरियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल की रचनाओं में वर्णित विषय का उल्लेख कीजिए। तो प्रवृत्तियां जो हमने बताई वही हैं कि आदिकाल के साहित्य में रणोन्मुक्त रणबांकुरों, राजपूत महिलाओं, रणस्थल के रक्त रंजित क्रियाकलापों, गर्जन तर्जन एवं हाहाकार का सजीव चित्रण है, अर्थात युद्धों का सजीव चित्रण उनकी रचनाओं में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि वीरगाथा काल या आदिकाल में साहित्य रचना की प्रमुख धाराओं का उल्लेख कीजिए। या इस काल तो प्रिय छात्रों, इस काल में 3 प्रमुख धाराएं थीं। संस्कृत काव्य धारा, प्राकृत और अभ्रंश काव्य धारा और हिंदी काव्य धारा। तो आदिकाल में 3 प्रमुख काव्य धाराएं चल रही थी। संस्कृत काव्य धारा जो संस्कृत में रचनाएं रचते थे, प्राकृत और अभ्रंश जो को उस समय देश भाषा जिसे कहा जाता था, अर्थात जो गांव की भाषा थी उस भाषा में जो काव्य रचना हुई, और तीसरी हिंदी काव्य धारा जिसे हम वीरगाथा काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इस धारा के अंतर्गत भी रचनाएं हो रही थीं। आदिकाल के विभिन्न नाम बताइए, या वीरगाथा काल में प्रयुक्त 2 अतिरिक्त वीरगाथा काल के लिए प्रयुक्त 2 अतिरिक्त नामों का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आदिकाल को विभिन्न लेखकों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है, जैसे वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव काल, चारण काल, बीज वपन काल और सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग, इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकाल या वीरगाथा काल के किन्हीं 2 अतिरिक्त नामों को भी आप उल्लेख कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव काल, चारण काल, बीज वपन काल और सिद्ध सामंत काल आदि नामों से भी आदिकाल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल में रचनाएं कौन कौन से काव्य रूपों में लिखी गई हैं। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के रूप में रचनाएं उस समय लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल की रचनाओं में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है।
तो ये भी बता दिया गया है, डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है। आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात कितनी उपधाराओं में आदिकाल में साहित्य रचना हो रही थी, तो इसको भी हमने बताया है। सिद्ध साहित्य धारा, जैन साहित्य धारा, नाथ साहित्य धारा, रासो साहित्य धारा और लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य जिसमें सिद्धों की रचनाएं, वज्रयानी सिद्धों की रचनाएं थीं और 84 सिद्ध इसमें माने जाते हैं। जैन साहित्य में जैन मुनियों की रचनाएं हैं। नाथ साहित्य 9 नाथ माने जाते हैं जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे। रासो साहित्य अर्थात वीर एवं दर्पपूर्ण युक्त जो रचनाएं हुई थी वो रासो साहित्य के अंतर्गत आती है। लौकिक साहित्य में विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां और मुकरियां सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से 5 धाराओं में आदिकाल या 5 उपवर्गों में आदिकाल का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 22, जैन साहित्य के सबसे अधिक लोकप्रिय रूप किन ग्रंथों में मिलता है? जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथों में, रासों नहीं, आप उसमें भूल मत कीजिएगा, रास। जैन लोगों ने जो अपने ग्रंथ रचे हैं, जैन मुनियों ने, उन्होंने अपने ग्रंथ को रास ग्रंथ जो है नाम दिया था। तो सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथों में मिलता है। जैन धर्म के 4 रास ग्रंथों और उनके रचयिताओं का नाम लिखिए। तो आपको ये 4 याद ही होना चाहिए इन चारों को। देवसेन का श्रावकाचार रास, मुनि जिन विजय का भारतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्म सूरी का स्थूल भद्र रास तथा विजय सेन सूरी का क्रेवंत गिरिरास। ये 4 रास ग्रंथों के नाम आपकी जुबान पर होने चाहिए। देवसेन का श्रावकाचार, मुनि जिन विजय का भारतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्म सूरी का स्थूली भद्रास और विजय सेन सूरी का रेवंत गिरिरास। अगला प्रश्न है कि नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे? तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, नाथ साहित्य के प्रणेता गोरखनाथ थे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रणेता थे। और अगर ये पूछा जाए नाथों की कुल संख्या कितनी है, तो नाथों की कुल संख्या 9 है। 9 नाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों तथा उनके ग्रंथों का सही मेल करें। दलपत विजय, चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, नल सिंह भाट तथा जगनिक। और ग्रंथ दिया गया है पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, आलखंड खुमान रासो। तो आपको मालूम होना चाहिए, दलपत विजय का है खुमान रासो, चंद्रबरदाई का है पृथ्वीराज रासो, नरपतिनाल का बीसल देव रासो, नल सिंह भाट का है विजयपाल रासो और जगनिक का आलखंड या परमाल रासो। तो प्रिय छात्रों, ये आदिकाल से संबंधित हिंदी पद्य साहित्य के इन 25 लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने आपको सिखाया। इसके अतिरिक्त अब हम इसकी अगली श्रृंखला, अगले भाग में हम भक्ति काल से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आएंगे। आपको इससे निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटे छोटे प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके उत्तर को आप बारीकी से दे सकें, इसलिए हमने यह वीडियो तैयार किया है। आपको पसंद आए तो हमें कमेंट से ज़रूर सूचित कीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिएगा। धन्यवाद।